और दोस्तों, एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की जो क्लास हमने जहां पे खत्म की थी, आज की क्लास हम वहीं से शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा एपिडेमियोलॉजी। आज का टॉपिक कौन सा है दोस्तों? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? जनता जनार्दन के मध्य उपस्थित सभी बीमारियों का अध्ययन करना, जनता में अवेलेबल सभी डिजीज का स्टडी करना एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यह साइंस की वो ब्रांच है जिसमें जनता में पाई जाने वाली सभी बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। देखिएगा इसमें इज ए साइंटिफिक ब्रांच। यह क्या होती है? साइंटिफिक ब्रांच दैट डील विद ह्यूमन डिजीज। ये एक साइंटिफिक ब्रांच होती है जो किसके साथ में स्टडी करती है? ये किससे रिलेटेड स्टडी करती है? ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड स्टडी करती है। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी जो होता है तीन शब्द से मिलकर बना होता है, एपी प्लस डेमियो प्लस लॉजी। क्लियर है? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किसको बोलते हैं? जॉन स्नो को। जॉन स्नो को फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। आजकल ये प्रश्न नहीं पूछा जाता। आजकल पूछा जाता है कि मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? ये प्रश्न काफी चर्चा में रहता है आजकल सीएचओ के एग्जाम में। तो जो पुराने पिताजी थे, उन्हीं पुराने पिताजी को मॉडिफाई करके नए पिताजी में कन्वर्ट कर दिया गया है और मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी किसको बोला है? जॉन स्नो को ही मॉडर्न फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी बोला है। ठीक है, अगर ट्रू फादर की बात करते हैं, सच्चे और ईमानदार यानी कि ट्रू फादर की बात करते हैं तो वो कौन है? हिप्पोक्रेट्स। वो कौन है दोस्तों? हिप्पोक्रेट्स हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा, फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ के फादर कौन है? आज सारे फादर को अपन एक साथ कवर कर लेंगे, है ना? सारे पिताजी को एक साथ कवर अप कर लेंगे अपन। ठीक है, तो फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कौन है? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा है। कौन है फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ? कोलेरा है। इस कोलेरा को फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ क्यों बोला गया? एक बार जनता में इतनी भयंकर बीमारी फैली थी कि जनता ने कोलेरा को ही फादर बना लिया था। जनता में कोलेरा की इतनी भयंकर बीमारी फैली थी एक बार, इसको रोकना इतना मुश्किल हो गया था कि जनता ने कोलेरा को ही फादर बना लिया था। इसलिए इसको क्या बोला गया है? फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ बोला गया है। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन किसको बोलते हैं दोस्तों? तो फादर ऑफ इंग्लिश मेडिसिन बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन की बात करें तो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है? तो वो बोलते हैं दोस्तों चरक। चरक को जो है कि फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन बोला गया है। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, इंडियन सर्जरी के फादर कौन है? फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कौन है? तो सुश्रुत जो थे उनको फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन सीएचओ और ऐसे एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये सारे यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, आप लोग कमेंट में कुछ भी नहीं लिखते हो, मैं चाहता हूं कि आप एक कुछ न कुछ तो कमेंट किया करो यार। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं, कुछ न कुछ, कुछ भी चलेगा, है ना? ज्यादा कुछ नहीं बट थोड़ा बहुत तो चलेगा, है ना? कमेंट में आप लोग, पिछली क्लास में बिल्कुल ही जीरो कमेंट था। मैं चाहता हूं कि एक बार आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें प्लीज। ठीक है, वरना हमें ऐसा लगेगा कि हमारी मेहनत पूरी बेकार है। हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं। जो 10-10, 15-15 हजार रुपए की फीस देके आप जो क्लासेस लेते हो, वो क्लासेस यहाँ पे सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है आप लोगों से। बस एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही करना है आप लोगों को, है ना? अपन पढ़ेंगे टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। मैंने एक कॉमन लैंग्वेज यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल में की है क्योंकि जब आप और मैं आपस में बात करते हैं, मान लो हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो हमको हमेशा याद रहती है। इसी प्रकार मैं चाहता हूं कि आपकी जो ये लैंग्वेज है ना, ये आपको हमेशा याद रहे और ये कि यही लैंग्वेज सेम एज इट इज आपकी कॉपी में होनी चाहिए। क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपको ये सारी पीडीएफ एक साथ में अवेलेबल करवा दूंगा। आप चाहे तो इनकी प्रिंट आउट निकलवा के स्टडी कर सकते हैं। ठीक है,
हम बात कर रहे हैं टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इसके कुछ आधार होते हैं। जनता जनार्दन में बीमारियों की स्टडी करने के लिए कुछ टूल्स बनाए गए हैं, कुछ आधार बनाए गए हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। ये जितने भी पॉइंट है ना, सारे वन लाइन एमसीक्यू के पॉइंट है, तो इनको सभी को याद रखिएगा, ठीक है। टूल्स की बात करें तो यह 3 प्रकार का होता है। यह 3 प्रकार का होता है। इसमें नंबर 1 आता है रेट। इसमें नंबर 1 कौन सा आता है? रेट आता है। दूसरा आता है रेशो और तीसरा आता है प्रपोर्शन। रेट, रेशो और प्रपोर्शन, ये तीनों जो हैं कि एपिडेमियोलॉजी के टूल्स हैं। क्या है? तीनों तीनों के तीनों एपिडेमियोलॉजी के टूल्स हैं और इन्हीं के आधार पर एपिडेमियोलॉजी की स्टडी की जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं रेट की। सबसे पहले अगर हम रेट की बात करें तो इसमें देखिएगा, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, एन मल्टीपल विथ 100। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट है और उसे 1000 से गुना कर दो तो आपका डाटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर को n से लिखा है और डिनोमिनेटर को d से लिखा है, ठीक है, और इनको 1000 से गुना किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये n न्यूमरेटर का कौन होता है। मान लो एक बार जनता में, सॉरी बाय मिस्टेक, मान लो ऊपर वाली संख्या हमें नीचे वाली संख्या का ही हिस्सा होती है ना। ये जो ऊपर वाली संख्या है, ये जो ऊपर वाली संख्या है, ये नीचे वाली संख्या का हिस्सा है, ठीक है। मान लो एक गांव में 5000 की जनसंख्या है। एक गांव में 5000 की जनसंख्या है, उसमें से 200 लोग बीमार हो जाते हैं। उसमें से कितने? 200 लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे न्यूमरेटर कौन होगा? ये 200 लोग। क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर का हिस्सा है। ये 5000 की टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें से 200 लोग बीमार हो चुके हैं, तो क्या ये 200 लोग 5000 के हिस्से नहीं है? ये उसी 5000 में से 200 लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हिस्सा होता है, ठीक है, और अगर उसको 1000 से गुना करेंगे तो अपना डाटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैं बाद में आपको कुछ एग्जांपल दूंगा आपको जिनसे इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे यही बात याद रखिएगा। मैंने आपको जो उदाहरण बताया है कि मान लो कि एक गांव में 5000 की जनसंख्या है और उसमें से 200 लोग बीमार है, तो हम न्यूमरेटर किसको मानेंगे? 200 लोगों को, क्योंकि वो 5000 का ही हिस्सा है। और न्यूमरेटर क्या है? हमेशा डिनोमिनेटर का हिस्सा होता है, अंश हर का हिस्सा होता है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सीबीआर का मतलब क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट ये क्या होती है? क्रूड बर्थ रेट क्या होती है? बर्थ रेट क्या होती है? टोटल कितने लोग बीमार थे और उसमें से कितने ठीक हो गए। क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है टोटल कितने लोग बीमार थे और उसमें से कितने ठीक हो गए, इसको अपन बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट, ठीक है। मान लो अगर अपन को इसमें रेट निकालनी है, मान लो अपन को इसमें रेट निकालनी है, तो अपन कैसे निकालेंगे? टोटल कितने लोग थे, ठीक है, और उसमें से कितने लोग ठीक हुए। तो मान लो कि टोटल 5000 लोग थे, सॉरी बाय मिस्टेक ये नीचे आएगा। टोटल 5000 की जनसंख्या थी, उसमें से 200 लोग बीमार हो गए थे और इनको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डाटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट क्या होता है? टोटल कितने बच्चे थे और उसमें से कितने मर गए। टोटल कितने बच्चे थे और उसमें से कितने मर गए हैं, ये क्रूड डेथ रेट के अंदर आएगा, है ना। मान लो टोटल बच्चे 1000 थे, है ना, और उसमें से 10 बच्चे मर गए, ठीक है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर होता है, ये हमेशा डिनोमिनेटर का पार्ट होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में इन्फेंट को देखो, सबसे पहले इन्फेंट किसको बोलते हैं? अपन इन्फेंट उसको बोलते हैं जिसकी उम्र जो है कि बिलो 1 ईयर है। 1 साल से कम के बच्चे को हम इन्फेंट बोलेंगे, ठीक है। 1 साल से ऊपर के अपन टोडलर की गिनती में आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने जो अभी आपको बताया है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट किसको बोला है अपन ने? 1 साल से छोटे बच्चे को। तो यहाँ पे क्या आएगा? मान लो कि टोटल बच्चे 1000 थे, 1 साल से छोटे बच्चे टोटल 1000 थे, उसमें से मान लो कि 10 बच्चे मर गए हैं, ठीक है, और उसको 1000 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो कि
डेटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो रेट अपन ने पढ़ ली है, रेट के बारे में अपन पूरी स्टडी कर चुके हैं। एक और इसमें आएगा नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट आएगा। इसमें एक और एग्जांपल मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? 28 दिन से 28 दिन तक के बच्चे को अपन नियोनेट बोलते हैं। कितने दिन तक के? 28 दिन तक के बच्चे को अपन क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं। ठीक है, तो 28 दिन से छोटे बच्चे की डेथ का रेशियो अगर रेट अपन को निकालनी है, तो मान लो कि टोटल 1000 बच्चे थे, उनमें से 10 बच्चे मर गए हैं, तो इनटू अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको रेट जो है कि वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, दूसरा अपना होता है रेशियो। दूसरा अपना कौन सा होता है? रेशियो होता है। रेशियो के बारे में देखिएगा, रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है किन्हीं दो डिफरेंट चीजों के बीच में संबंध बनाना। किन्हीं दो डिफरेंट चीजों के बीच में अगर अपन संबंध बनाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। देखिएगा, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट वैल्यू। इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट वैल्यू, इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? रेशियो बोलते हैं। मान लो कि सेक्स रेशियो, एग्जाम्पल मैंने दिया है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में देखिएगा मेल और फीमेल का रेशियो होगा। दूसरा मैंने दिया है नर्स पेशेंट रेशियो। कौन सा रेशियो? नर्स और पेशेंट का रेशियो। तीसरा मैंने दिया है टीचर स्टूडेंट का रेशियो। चौथा मैंने दिया है एमएमआर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार लगाना चाहो लगा लेना। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेटरनल मोर्टिलिटी रेट आता है, नोट रेट नहीं आता है, ये रेशियो आता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा मेटरनल मोर्टिलिटी रेशियो होता है, रेट नहीं होती है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियसली एग्जाम के पेपर उठा के देखना, मेटरनली मोर्टिलिटी रेशियो से काफी एमसीक्यू आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीक्यू इससे बनता है कि ये रेट है या रेशियो है, तो आपको याद रखना है कि ये रेशियो है। ये क्या है दोस्तों? ये रेशियो है। ठीक है, आगे देखिएगा, तीसरा है प्रपोर्शन। तीसरा क्या है दोस्तों? प्रपोर्शन है। प्रपोर्शन में देखिएगा, प्रपोर्शन के अंदर देखिएगा, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विथ 1000। न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विथ 1000। हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी भी चीज को 1000 से गुणा करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट परसेंटेज में आता है। ठीक है, तो देखिएगा, न्यूमरेटर इज ए पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई विथ 1000 एंड इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। ये हमेशा परसेंटेज में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी किसी संख्या में 100 से गुणा करते हैं, जब भी किसी संख्या को 100 से गुणा करते हैं तो हमेशा उसका रिजल्ट परसेंटेज में आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, केस फर्टिलिटी रेट। केस फर्टिलिटी रेट, इसका एग्जाम्पल दिया है मैंने, केस फर्टिलिटी रेट। केस फर्टिलिटी रेट में क्या होता है? किसी भी पॉजिटिव एजेंट के कारण व्यक्ति के मरने की दर कहलाती है केस फर्टिलिटी रेट। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को, किसी भी पॉजिटिव एजेंट के कारण व्यक्ति के मरने की दर कहलाती है, क्या कहलाती है? केस फर्टिलिटी रेट। ठीक है, आगे देखिएगा, है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है? इसे यूनिवर्सल हेल्थ इंडिकेटर के नाम से ही जानते हैं। अगर किसी किसी देश में अगर इन्फेंट की यानी 1 साल से छोटे बच्चे की डेथ होती है तो उसे यूनिवर्सल हेल्थ इंडिकेटर यानी कि उस देश की हेल्थ व्यवस्था को वहां से माप लिया जाता है कि इसमें इतनी डेथ हुई है तो यहाँ की हेल्थ व्यवस्था कैसी होगी। ठीक है, तो इसे यूनिवर्सल हेल्थ इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज की बात करते हैं, इसके मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? तो मोस्ट कॉमन कॉज काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्री मेच्योरिटी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। प्री मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है? समय से पहले बच्चे का पैदा हो जाना। क्या बोला जाता है दोस्तों? समय से पहले बच्चे का पैदा हो जाना प्री मेच्योरिटी कहलाता है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो इंडिया में कितनी है? 35.4 है। ये डाटा फ्लैक्चुएट हो सकता है लेकिन ये एज इट इज है, स्टैंडर्ड बुक के द्वारा लिया गया डाटा है। तो 35.4 जो है कि इंडिया का है
और हाईएस्ट कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, कितना है 50.4, 15.4 कहाँ का है, हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश का है। सबसे लोवेस्ट 2.9 कहाँ का है, पांडुचेरी का है। कहाँ का है दोस्तों, पांडुचेरी का है। ठीक है, देखिएगा मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट देखिएगा मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इसमें देखिएगा यह सोशल एक्सेप्टेबल इंडिकेटर है। ये कौन सा इंडिकेटर है दोस्तों, वो यूनिवर्सल हेल्थ इंडिकेटर था, और ये कौन सा है, सोशल एक्सेप्टेड, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सोशल इंडिकेटर है। ठीक है, ये कौन सा इंडिकेटर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सोशल इंडिकेटर है। सोशल इंडिकेटर से क्या समझते हैं आप लोग, सोशल इंडिकेटर का मतलब यह होता है कि यह सोसाइटी की स्थिति बताता है, यह सोसाइटी की स्थिति बताता है। ठीक है, आजकल अभी भी बहुत से गांव में यहाँ देखते हैं कि होम डिलीवरीज हो रही है, तो जो मेटरनल डेथ होती है, जो महिला की डेथ होती है, वो एक अनएजुकेशन के कारण होती है, और ये अनएजुकेशन उस सोसाइटी की स्थिति को निर्देश उस स्थिति को बताता है कि वहां की स्थिति कैसी है। ठीक है, इसे 1 लाख से एक्सप्रेस्ड करते हैं, इसे 1 लाख लाइव बर्थ से एक्सप्रेस्ड करते हैं। ठीक है, अगर मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें, मोस्ट कॉमन कॉज की बात करें तो इसका पोस्ट पार्टम हेमरेज यानी कि पीपीएच होता है। क्या होता है, पीपीएच होता है। नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml से ज्यादा किसी भी ब्लीडिंग का पाया जाना पीपीएच कहलाता है। नॉर्मल ब्लीडिंग में 500 ml ब्लड से ज्यादा अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो वो क्या होगा, पीपीएच होगा। ठीक है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में इसका जो रेशियो है वो कितना है, 97 है। ठीक है, और हाईएस्ट कहाँ का है, आसाम का है। हाईएस्ट कहाँ का है, आसाम का है। और सबसे लोएस्ट केरला का है। क्यों है केरला का, क्योंकि वहां पे एजुकेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे एजुकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी वजह से वहां पे महिला की डेथ ड्यूरिंग डिलीवरी बहुत कम होती है। ठीक है, आगे देखिएगा सेक्स रेशियो के बारे में देखिएगा, सेक्स रेशियो के बारे में देखिएगा। सेक्स रेशियो की अगर अपन बात करें, सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, सेक्स रेशियो कहलाती है। पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या सेक्स रेशियो कहलाती है, और ये इंडिया की कितनी है, 1020 है। 1020 इंडिया की है। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट किसको बोलते हैं अपन, टीएफआर। टीएफआर क्या होता है, टीएफआर का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, ऑन एन एवरेज देश और दुनिया में कितने लोगों के कितने बच्चे होने चाहिए, है ना। ऑन एन एवरेज देश और दुनिया में कितने लोगों के कितने बच्चे पैदा होना चाहिए, इसको अपन बोलते हैं टीएफआर यानी कि केस फर्टिलिटी रेट। ठीक है, अब बात करते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की। नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इसका मतलब होता है कि तो 28 दिन से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको नियोनेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो इंडिया में कितना होता है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, एग्जाम में पूछा गया है 24.9, 24.9 इंडिया में होता है। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इनको याद कैसे रखें, क्योंकि इन डाटाओं से एक न एक एमसीक्यू तो हर एग्जाम में बनेगा, चाहे तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके आप मेरी कोचिंग में पढ़े या दूसरों की कोचिंग में पढ़े, ये डाटा आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। क्या, अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि जहां भी आपकी टेबल लगी हुई है ना, उस बेंच पे जितना डाटा आज क्लास का है, इस सारे डाटा को एक साथ लिख लो। उस डाटा को एक साथ लिखने के बाद क्या करो कि रोज उसको दिन में 2-3 बार देखो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ना। ये डाटा एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए यूट्यूब पर कोई भी टीचर की ऐसी क्लास नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्लास बहुत हैवी होती है। इन डाटाओं को स्टूडेंट को याद करवाना, ट्रिकी बताना, ये सब बहुत हार्ड होता है। इस वजह से यूट्यूब पे स्पेशली ऑफलाइन तो बता देते हैं, लेकिन यूट्यूब पे ऑनलाइन आपको ये डाटा वाली क्लास एक आध हो तो मेरे शेयर करना, देखा मुझे बताना कौन सी क्लास है। ठीक है, तो प्लीज एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसमें देखिएगा आगे आगे अपन सर्विलेंस की बात करेंगे, है ना। आगे अपन सर्विलेंस की बात करेंगे। सर्विलेंस ये एज इट इज नोट्स आपकी कॉपी में छप जाने चाहिए, क्योंकि देखो जो आप यहाँ पढ़ रहे हो
जो मैं बातें बता रहा हूं, अगर आप कॉपी में एक बार भी नजर घुमाओगे ना तो मेरी सारी बातें आपको एज इट इज याद आ जाएगी कि सर ने उस समय इस टॉपिक के लिए, इस पॉइंट के लिए ये बात बताई थी, तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी, है ना। अब देखिए सर्विलेंस, सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? निगरानी रखना। सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी रखना। तो इसमें सिस्टेमेटिकली डाटा को कलेक्ट करके इवैल्यूएशन और इंटरप्रिटेशन करते हैं। सिस्टेमेटिकली किसी भी डाटा को उठा लिया, उसका इवैल्यूएशन किया और उसके साथ इंटरप्रिटेशन किया, ये क्या कहलाता है? सर्विलेंस कहलाता है। ठीक है, यह तीन प्रकार का होता है, यह तीन प्रकार का होता है। नंबर वन होता है एक्टिव। नंबर वन कौन सा होता है? इसमें एक्टिव होता है। दूसरे नंबर का पेसिव होता है। दूसरे नंबर का कौन सा होता है? पेसिव। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक्टिव, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पेसिव, और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है सेंटिनल, है ना। ठीक है, एक्टिव, पेसिव और सेंटिनल, ये तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी, समय का अभाव है इस वजह से, है ना। एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव में देखो, हेल्थ प्रोवाइडर, हेल्थ प्रोवाइडर मरीज के घर जाएगा ना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्टिवली गोज टू कम्युनिटी एंड डन द प्रोसेस। ठीक है, इसमें इसमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर मरीज के घर जाता है। ठीक है, दूसरा है पेसिव। पेसिव में क्या होता है? पेसिव में क्या होता है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, मरीज अस्पताल में चला आता है, मरीज अस्पताल में चला आता है। ठीक है, देखिए कोई मरीज आया, अस्पताल में आया, उसने बताया कि मुझे 2 सप्ताह से ज्यादा, 2 वीक्स से ज्यादा बुखार आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 वीक्स से ज्यादा बुखार आ रहा है। ठीक है, उसको खांसी चल रही है, 2 वीक से ज्यादा उसको खांसी चल रही है। तो उसका डायग्नोसिस हुआ, उसका डायग्नोसिस हुआ और उसको ट्यूबरक्लोसिस निकल गया, टीबी निकल गई उसको। तो ये क्या हुआ? पैसिवली हो गया। यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मरीज के घर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, यहाँ पे मरीज ही अपने पास आ जाता है। ठीक है, तो ये पैसिवली हो जाता है ना। तीसरा होता है सेंटिनल। सेंटिनल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिडन और इरेगुलर केस। हिडन और इरेगुलर केस को ढूंढना क्या कहलाता है? सेंटिनल कहलाता है। ठीक है, इट ऑल्सो असेस न्यू प्लस ओल्ड केस, ये नए और पुराने दोनों केसों को असेस करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक का मतलब होता है इट इज ए डिजीज विच प्रेजेंट इन फिक्स्ड और कॉन्स्टेंट या पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? कोई भी बीमारी जो फिक्स जियोग्राफिकल एरिया में खत्म हो जाए, कोई भी बीमारी जो फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया में ही प्रेजेंट रहे, उसको अपन क्या बोलते हैं? एंडेमिक बोलते हैं। एग्जाम्पल मान लो गोइटर। अब गोइटर क्या होता है? गोइटर, एग्जाम्पल मान लो गोइटर। गोइटर क्या होता है? गोइटर आयोडीन की कमी के कारण होता है और ये बीमारी हमें जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों वाले क्षेत्र है, ऊंची पहाड़ियों वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। दूसरी बीमारी कौन सी होती है? डिप्थेरिया। डिप्थेरिया, दूसरी बीमारी कौन सी होती है? डिप्थेरिया। डिप्थेरिया का मरीज केरला में कहीं भी मिल जाएगा, केरला के अंदर डिप्थेरिया का मरीज कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, तीसरी होती है जापानीज एंसिफेलाइटिस। तीसरी कौन सी होती है? जापानीज एंसिफेलाइटिस। ये गोरखपुर में, गोरखपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर में देखने को मिलेगी। ठीक है, दूसरा देखिएगा एंडेमिक अपन ने देख लिया। एंडेमिक के अंदर अपन ने देखा कि बीमारी एक फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया में प्रेजेंट रहेगी। दूसरा देखिएगा एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? कोई भी बीमारी जो आसपास के एरिया में फैल गई हो, जरूरत से ज्यादा फैल गई हो, है ना। कोई भी बीमारी जो आसपास के एरिया में जरूरत से ज्यादा फैल गई हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन एपिडेमिक बोलेंगे। ठीक है, कोई भी बीमारी जो जरूरत से ज्यादा फैलती हो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन एपिडेमिक बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे कोलेरा हो गया, प्लेग हो गया। कोलेरा से रिलेटेड एक प्रश्न आया था दिल्ली एम्स के अंदर कि जैसे ही कोलेरा का केस दिखे अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी हमेशा सीनियर को हमेशा सीनियर ऑथोरिटी को इन्फॉर्म करने की अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक है, जैसे ही हमको कोलेरा का केस दिखता है तो हम सीनियर ऑथोरिटी को इन्फॉर्म करें, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ आगे मेंशन किया है
कि यह एक नोटिफाइबल डिजीज है, यह एक नोटिफाइबल डिजीज है। ठीक है, समय के अभाव के कारण आज की क्लास यहीं पर समापन की जाती है। आज सैटरडे है और कल संडे को फिक्स अपन 11 बजे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ में। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि कमी क्या है। ठीक है, आप लोग बताते नहीं है, कमेंट करते नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स फुल होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट आए, मैं उसका जवाब दूं। ठीक है।